बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वेंडर वाल इक्वेशन। लेकिन वेंडर वाल इक्वेशन को डिस्क्राइब करने से पहले आपको बताती चलूँ कि वेंडर वाल इक्वेशन है क्या। वेंडर वाल इक्वेशन मॉडिफाइड फॉर्म है आइडियल गैस की। आइडियल गैसेस क्या होती हैं, कैसे ऑब्टेन होती हैं, या उनकी क्या करैक्टरिस्टिक होती हैं, ये सब हम अपने पहले लेक्चर में बयान कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा तो इसी वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो आइडियल गैसेस होती हैं जिनकी इक्वेशन है PV = NRT। ये आइडियल गैस की इक्वेशन है जो कि ऑब्टेन हुई बाय लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को कंबाइन करने से। सही, यहाँ तक हुआ क्लियर। ये वो इक्वेशन है जिसके ज़रिए हम वेंडर वाल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। तो वेंडर वाल इसी इक्वेशन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसी इक्वेशन को मज़ीद डेवलप कर दिया गया और वेंडर वाल इक्वेशन बनाई गई। लेकिन ज़रूरत क्यों पेश आई? तो काइनेटिक थ्योरी के दो पोस्टुलेट थे। उनका कहना था कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इज़ निग्लिजिबल। इस थ्योरी के मुताबिक जो वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस का, वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, उसे हम नहीं कंसिडर करते। लेट्स सपोज कि हम एक किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल लेते हैं। ये यहाँ पे इसमें हमने क्या किया, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस ली। देख लें ये मॉलिक्यूल इन्होंने पूरी कंटेनर को किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि दूसरे ही कंटेनर में ये मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस हैं और उनको हम एक जगह पे कंप्रेस कर देते हैं या उन पे प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस एक साइड पे कर दिए सारे इकट्ठे, क्या हुआ, निग्लिजिबल हैं। अब क्या कहते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस का निग्लिजिबल होते हैं। हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम गैसेस का अवेलेबल स्पेस इन विच मॉलिक्यूल कैन मूव, कि वो स्पेस जहाँ मॉलिक्यूल मूव कर सके। लेकिन यहाँ देखें, इसमें तो मूव कर सकते हैं, इसमें नहीं करते। कॉमनली हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कि गैस का वॉल्यूम किसके, कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि जितना गैस का वॉल्यूम वो होता है जो कि कंटेनर का वॉल्यूम होता है, क्योंकि जितनी अवेलेबल स्पेस होगी वो ऑक्यूपाई कर लेंगी कंटेनर में। लेकिन अगर हम उसी कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे जो ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, थोड़ी सी स्पेस, इतनी सी, इसको कंसिडर नहीं करते, नेग्लिजिबल कर देंगे, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वेंडर वाल यही कहते हैं कि हमें वॉल्यूम में करेक्शन की ज़रूरत है, और सेकेंडली जो चीज़ है वो हमें प्रेशर में भी कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं रियल गैसेस की, तो रियल गैसेस क्या होती हैं, रिजिड होती हैं और स्फेयर होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। ये देखें, ये जो हमारे पास आइडियल गैसेस है, छोटी छोटी आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता। लेकिन जब बात होती है रियल गैसेस की तो क्या होता है, मॉलिक्यूल बड़े हैं, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। दूसरी थ्योरी क्या कहती थी, काइनेटिक का एक पोस्टुलेट तो ये था कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, दूसरा उनका कहना था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनमें नहीं होती। ये दोनों बातें, जबकि रियल गैसेस के लिए दोनों एप्लीकेबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी जब, और दूसरा उनका वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम दो चीज़ों में करेक्शन की हमने, एक तो वॉल्यूम में और दूसरा किस में, प्रेशर में। तो करेक्शन ऑफ वॉल्यूम में, वॉल्यूम क्या लिया था हमने कि जो कंटेनर का वो वॉल्यूम, वो ही वॉल्यूम ऑफ गैस है, लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, सही। तो ये वॉल्यूम जो होगा इन मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसको हम ओवरऑल वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, सही। और अगर ये वॉल्यूम है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस का, तो फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा,
सही है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, वॉल्यूम V के बजाय जो हमने पहले इक्वेशन आइडियल गैस की देखी है PV इज इक्वल टू nRT, वहाँ पे वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, V माइनस NB। सही। दूसरा क्या हमने कहा था कि करेक्शन ऑफ प्रेशर भी हमें ज़रूरत है। क्यों कि आइडियल गैसेस जो होती हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ये बात गलत लगती है। क्यों? जब रियल गैसेस में आएंगे तो उनमें लार्जर साइज मॉलिक्यूल होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी पर यूनिट एरिया किसकी इक्वल होती है, प्रेशर की। F इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय A। सही। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी तो क्या इफेक्टेड होगा, प्रेशर, और प्रेशर में भी करेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर हमारे पास कौन सा प्रेशर होगा, वो इक्वल होगा एक रिकॉर्डेड प्रेशर के प्लस प्रेशर ऑफ अट्रैक्शन का। यहाँ पे मैंने ATR जस्ट साइन शो किया है, लेकिन यह है कि एक्चुअल प्रेशर इज इक्वल टू रिकॉर्ड प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारे पास प्रेशर ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब जो फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, उनका प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एक तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स और दूसरा नंबर ऑफ कुलियन पे। ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, एक मॉलिक्यूल इधर दूसरा उधर है, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स। और दूसरा होता है नंबर ऑफ कुलियन। नंबर मीन एक कंटेनर में आपस में टकराव, उनमें कितनी दफ़ा कुलियन हुई, कितनी दफ़ा टकराव हुआ उस पे। जब बात करते हैं अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी की। और इसी तरह जब नंबर ऑफ कुलियन की बात करते हैं तो वो किसकी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी की। सही। फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी की, और जो नंबर ऑफ कुलियन होती हैं वो क्या होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। सही। ये हमने लिखा है डेंसिटी, ये फाई का निशान। सही है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। सही। डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। दोनों को हम साथ डेंसिटी को लिख सकते हैं ना, स्केयर हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन एन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे भी स्केयर ले लेंगे। सही। जब हम साइन हटाते हैं डायरेक्टली का तो हमारे पास ए कांस्टेंट आ जाएगा। अब इक्वेशन स्टार्ट में कौन सी इक्वेशन की बात की थी, आइडियल गैस इक्वेशन की। यहाँ पे हमारे पास ये डेंसिटी की इक्वेशन आ गई, डेंसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर वी। अब ये जो इसकी इक्वेशन आई है और ये किसकी इक्वल है, एक्चुअल प्रेशर के। सही। एक्चुअल प्रेशर जो हमारे पास था उसमें हमने क्या करना है, रिकॉर्डेड प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ अट्रैक्शन। ये कौन सा प्रेशर है, अट्रैक्शन का, इसकी वैल्यू आके इधर पुट कर देंगे P प्लस ये हमारे पास रिकॉर्ड प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ अट्रैक्शन। ये बात मैंने आपको बताई है, ये यहाँ ये वाली बात, इसी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। सही। प्लस P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। सही। V की वैल्यू ये करेक्शन वॉल्यूम में की V माइनस एन बी। सही। V की वैल्यू की हमने यहाँ पुट इज इक्वल टू nRT। अब अगर हमारे पास वैल्यू n की 1 हो जाती है तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी P प्लस ए डिवाइडेड बाय V2 इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT। तो ये हमारे पास हो गई वेंडर वाल इक्वेशन। सही। यहाँ पे वेंडर वाल इक्वेशन हुई क्लियर। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या होता है। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है हाई प्रेशर और दूसरा होता है लो टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर हमें क्यों ज़रूरत होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है। क्योंकि जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी जी। तो जैसे हम देखते हैं कि गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं और लिक्विड में ज़्यादा होती हैं। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। इसी तरह हमें लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। लो टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में। तो लो टेम्परेचर जब होगा, अब हाई टेम्परेचर होगा, मालिक्यूल भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, मौका ही नहीं मिलता एक दूसरे के टकराने का। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर लो होगा तो मालिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई। सही, ये होता है। तो इसकी वजह क्या है कि मतलब हम टेम्परेचर लो करेंगे तो क्यों वो एक दूसरे से टकराएंगे, क्यों, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जब कम होगी तो मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे तो उन्हें आपस में टकराने का मौका मिलेगा। टकराएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। सही, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है कहाँ, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। स्पेसिफिक टेम्परेचर, अगर वो टेम्परेचर ना हो तो बेशक आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करते जाएं वो लिक्विड में चेंज नहीं होगी। और उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ये मैटर नहीं करता कि कितना प्रेशर अप्लाई हुआ है। highest temperature above which gas cannot be liquefied no matter how much pressure is applied। तो ये जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हम देखते हैं कुछ गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 304 केल्विन, केल्विन की फॉर्म में दिया है। अगर आप सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो ये 31 पॉइंट समथिंग होता है। और ऑक्सीजन का 154.4 केल्विन, NH3 अमोनिया का 405 केल्विन है। ये इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है। हर गैस का अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे गैस किधर, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। जो हमारे पास, लेट्स सपोज हम लेते हैं इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल, तो ये क्या होता है, 304 केल्विन होता है। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सही। अब बहुत सी गैसों का डिफरेंट होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। तो रीज़न क्या है कि जो पोलर गैसेस होती हैं हमारे पास, लाइक ये अमोनिया का देख लें, अमोनिया का 405 केल्विन है। सही। तो इसका इतना ज़्यादा क्यों है, ये बात है क्योंकि ये पोलर गैस है, इसमें पहली अट्रैक्शन है, थोड़ी सी अट्रैक्शन और देंगे क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। सो इसका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर वो ज़्यादा है। आगे बात आती है क्रिटिकल प्रेशर की। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए। प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद क्रिटिकल प्रेशर की बात आती है। तो क्रिटिकल प्रेशर पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर ऑब्टेन होता है ना, उसके साथ जो अप्लाई किया जाता है उसको हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। लाइक हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 304 केल्विन। तो वहाँ पे प्रेशर कितना अप्लाई किया जाएगा, 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये प्रेशर जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम की। तो क्रिटिकल वॉल्यूम जो हमारे पास होता है ये वो वॉल्यूम होता है जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर ऑब्टेन होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। मीन वो टेम्परेचर जहाँ पे गैस लिक्विफाई हो रही है और साथ में वो प्रेशर जो उसके साथ अप्लाई हो रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर। तो जो वॉल्यूम उस टाइम पे ऑब्टेन होगा वो कौन सा वॉल्यूम होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम। सही।
हो गया क्लियर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है हम उसे डोनेट करते हैं TC से, क्रिटिकल टेम्परेचर सही। प्रेशर जो होता है उसे PC से ऑब्टेन किया जाता है, क्रिटिकल प्रेशर। और वॉल्यूम जो होता है उसे VC से, क्रिटिकल वॉल्यूम। सो आज हमने डिस्कस किया वैन डर वाल इक्वेशन और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस सही। वैन डर वाल इक्वेशन को हमने डिस्कस किया कि कैसे उसमें मॉडिफिकेशन की गई, कैसे कौन से दो पोस्टुलेट यूज़ किए कि कैसे मतलब निग्लिजिबल मॉलिक्यूल की गैसेस वो निग्लिजिबल होती हैं, और फिर हमने उसमें कैसे मॉडिफिकेशन की, वॉल्यूम में चेंजिंग की, फिर हमने प्रेशर में चेंजिंग की, फिर हमने वैल्यू पुट करके फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन की वैन डर वाल की। इसके बाद हमने लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को डिस्कस किया कि कैसे लिक्विफाइड होती है गैस सही, कि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हमें रिक्वायर्ड होता है, और ये क्यों रिक्वायर्ड होता है ये रीज़न हमने पढ़ी। इसके बाद हमने देखा कि इनकी डेफिनेशन देखी, और कुछ गैस उसके हम क्रिटिकल टेम्परेचर और जो डिस्क्राइब किया मैंने इन तीनों में वो कार्बन डाइऑक्साइड को किया है। होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।